नमस्कार बंधुओं। आज भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए थे, उसी में से एक अधिनियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, और आज जो चर्चा करनी है वो करेंगे पिट का भारत अधिनियम 1784 ईस्वी, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और जो आज का विषय है वो है पिट का भारत अधिनियम 1884 ईस्वी, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उसके आधार पर अभी तक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी हो गया था, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती जा रही थी। अंग्रेजों का भारत में क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, लिहाजा ये एक्ट पारित किया गया। तो इसी दौरान कई युद्ध अंग्रेजों ने जीते, तो उनके कारण से जो परिस्थितियां बदली, तो उनके लिए क्या परिवर्तन किए गए वो इस भारत पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किए गए थे। इसमें जो प्रावधान किए गए थे खासतौर से, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करें, नियंत्रण बोर्ड, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण करेगा, पूरी विधायी व्यवस्था को देखेगा और आदेश जारी करेगा। इसमें 6 कमिश्नर बनाए गए थे। ये जो 6 कमिश्नर थे, इनमें से 3 की गुप्त समिति बनाई गई थी, 3 उसकी, और ये पूरा का पूरा काम जो है इनको सौंप दिया गया था। तो अब ये जो है, जो संचालक मंडल था पहले से, उसके ऊपर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब संचालक मंडल वही कार्य करेगा जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा स्वीकृत कर दिए जाएंगे। किसी प्रकार के आदेश भेजना, निर्णय लेना, ये सभी काम जो है वो इसी के अनुसार किए जाएंगे। दूसरा जो था वो प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण। सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं, चाहे वह राजस्व से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, या किसी अन्य विभाग से, संरक्षा से संबंधित, किसी विभाग से संबंधित हो, तो उसमें जो है ये निर्धारित कर दिया गया कि सारे के सारे निर्णय जो होंगे वो निर्णय लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो आदेश जारी करेगा, और प्रत्येक विभाग उसका पालन करेगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना है तो केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर पाएगा। पूरा का पूरा प्रशासन के ऊपर नियंत्रण जो है वो रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यहाँ 3 सदस्यीय गुप्त समिति बनाई गई थी, जो बराबर आदेश भेजती थी और निगरानी करती थी हर चीज का। और इसी जो समिति थी, इसी समिति में से एक जो है सदस्य को वो सेनापति बनाया गया था, सेना अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो था वो था गवर्नर जनरल की काउंसिल में परिवर्तन। जो अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर जिसमें 4 सदस्य रखे गए थे, अब उनकी सदस्य संख्या घटा करके 3 कर दी गई, और अब केवल 3 लोग ही उस कार्य को देखेंगे। इसी तरह प्रांतों में भी परिवर्तन किया गया। प्रांत का मतलब है कि जो 2 अन्य प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पर भी जो काउंसिल होती थी, गवर्नर की काउंसिल उसको कहते थे, जो गवर्नर को प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी, वो जो है उसमें भी 4 सदस्य होते थे, उनको भी घटा करके 3 कर दिया गया कि 3 सदस्य ही इसमें होंगे। इसके बाद जो बम्बई और मद्रास की जो सरकारें थी, जहां पर गवर्नर्स थे, उन सरकारों को ये आदेश दिया गया कि अब भविष्य में जो व्यवस्था होगी उसके आधार पर जो कलकत्ता की या बंगाल की जो सरकार है, उस सरकार के अधीन ये काम करेंगे।
कहने का मतलब जो बंगाल का गवर्नर होता था, वो गवर्नर होने के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल भी होता था। इसलिए बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को और वहां के प्रशासन को पूरी तरीके से बंगाल के प्रशासन के अधीन कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके बाद देखिए, गुप्त समिति के आदेश के बिना निर्णय नहीं, यानी प्रांतीय सरकारें भी, यानी प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है, यानी मद्रास और बंबई की या कलकत्ता की, वो सरकारें भी किसी भी तरीके से गुप्त समिति के आदेशों के बिना कार्य नहीं करेंगी। वही गुप्त समिति, उसी के पास पत्राचार करना है आपको, उसी के पास अपनी रिपोर्ट भेजनी है, उसी के आदेशों का आपको पालन करना है। तो जो सीक्रेट कमेटी थी उसको बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी। इसके बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक मंडल करेगा। जो एक संचालक मंडल था, वो जो है संचालक मंडल की नियुक्ति तो गवर्नर की नियुक्ति करेगा, लेकिन उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया। वापस बुलाने के लिए संचालक मंडल के साथ साथ राजा की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी ब्रिटेन का राजा जब तक नहीं कहेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को गवर्नर जनरल के पद से वापस नहीं लिया जा सकता। ये व्यवस्था की गई थी। इसके बाद देखिए, भारत में साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध माना जाएगा, यानी कि इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो यदि कोई भी सरकार, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी अंग्रेज शक्ति भारत में जो साम्राज्य विस्तार करेगी, वो उचित नहीं माना जाएगा। वो ब्रिटेन की इच्छा के विरुद्ध, उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध, उसकी गरिमा के खिलाफ माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में अंग्रेजों का क्षेत्र विस्तार नहीं होगा। क्षेत्र विस्तार होगा, लेकिन तभी होगा जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। यानी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या गवर्नर या कोई अन्य भी प्रशासनिक इकाई अपनी मनमानी न कर सके, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी वही भारत में होगा। अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से पिछले दिनों में मनमानी करती आ रही थी, पहले जहां पर उसको केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का अधिकार था, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू कर दिया और धीरे धीरे शासन सत्ता जो है वो चलाने लग गई। तो इससे क्या हुआ, कंपनी का जो है वो मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। तो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करना भी जरूरी था। इसलिए ये कहा गया कि संसद के अधीन कंपनी काम करेगी। कंपनी जो कुछ भी वर्ष में गतिविधियां करेगी, उसकी पूरी रिपोर्ट, व्यापार का पूरा ब्यौरा, सारी की सारी चीज जो है ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगी और उसी के आधार पर ब्रिटिश संसद से ही अनुमति लेकर किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा अन्य कार्य जो है वो भारत में संचालित कर पाएगी। तो इस तरीके से ये व्यवस्था की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। और इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसमें भारत में प्रशासनिक गुणवत्ता का सुधार हो सके, भारतीय लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके और कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया जा सके, जिससे कि ब्रिटेन की छवि जो है वो सुधर जाए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहती थी। तो ये थे पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान, जिसके आधार पर परिवर्तन किया गया था प्रशासन के अंदर और ये चलते रहे आगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब 1885 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा उंगली उठने लगी, उनकी गतिविधियों के ऊपर कई उन्होंने ऐसे कार्य किए थे, बनारस के राजा के साथ दुर्व्यवहार किया, अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ अन्य और उनकी एक्टिविटी थी जिसके कारण उनकी आलोचना होने लगी थी।
और मजबूर होकर के उन्होंने 1785 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया और वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद मैकफर्सन जो है वो बने यहाँ के गवर्नर जनरल भारत के, लेकिन वो व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चला पाए। और बाद में जब 2 साल के बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो उन 3 सदस्यों में से एक व्यक्ति को सेनापति बनाया था, सेनाध्यक्ष बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये साफ इनकार कर दिया था कि हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप हमको भारत भेजना चाहते हैं गवर्नर जनरल बना करके, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति होगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया और ये कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति होगा। जब ये पारित हो गया, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत आए और गवर्नर जनरल के पद पर वो 1786 से लेकर 1794 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे इस कार्यकाल के अंतर्गत। तो ये थी जानकारी पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को हिस्ट्री बाय लाल सर, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।